हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में जो आज का टॉपिक है दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो कि आपने इनकम टैक्स में ही पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स यानी हमारा जो सिलेबस है जीएसटी उसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था उसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं। और दोस्त, इस सेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले एवरीथिंग मैंने लेक्चर 1 में डिस्क्राइब कर रखी है, तो पहले लेक्चर 1 देख ले, उसके 5 मिनट में आप सारा बेसिक समझ जाएंगे। उसके बाद इस लेक्चर पे आगे कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। और एक चीज़, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा अगर आप आने वाले अटेम्प्ट में 100% पास होने वाले हैं। पता है, लाइफ में जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है ना, तो हम आगे बढ़ के उसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन वही कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो नेगेटिव है, तो हम सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हाँ बोलते हैं हाँ ये बुरा है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन कोई अच्छी चीज़ होती है ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम 2 बार सोचते हैं कि सपोर्ट करें या नहीं करें, या देख लेंगे, कर देंगे। लाइफ में यार देखो, 2 चीज़ें कभी आपका वेट नहीं करती, एक है टाइम और एक आपकी किस्मत। दोनों को आगे बढ़ के हासिल करना होता है। दोनों को अचीव करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, ये जीएसटी सीरीज़ उन सभी सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, एक गिफ्ट मेरी साइड से कि हाँ मेरे दोस्त तू पढ़ और आगे बढ़ और अपने पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए मेहनत कर। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़े और मुझे एक पॉजिटिविटी आए कि हाँ मेरे सेल्फ स्टडी करने वाले दोस्त मेरे साथ हार्डवर्क कर रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले तो टैक्स क्या होता है। तो टैक्स के लिए मैंने आपको बोला था कि देखो, गवर्नमेंट को स्कूल चलाना है, आर्मी चलानी है, पुलिस चलानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो उसके लिए वो टैक्स जो है हमसे कलेक्ट करते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों फॉर्म में होता है, लेकिन हमारा सिलेबस है इनडायरेक्ट टैक्स। और हाँ, ये सच है कि मोर देन 50% गवर्नमेंट रिवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स से ही जनरेट होता है। ओके, नाउ टैक्स के लिए एक एमसीक्यू आता है, इट इज़ अ मैंडेटरी और इट्स अ ऑप्शनल, कि टैक्स मन किया तो देंगे, नहीं मन किया तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, इट्स अ कंपलसरी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले ही मार्क कराई थी। व्हाट इज़ टैक्स, ये 2 नंबर्स की 2 मार्क्स की डेफिनेशन में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम फटाफट डिफरेंसेस जो है वो देख लेते हैं। स्टडी मेट में ये क्वेश्चन है, ऑलरेडी है। मैं आपको जब चैप्टर क्लोज करूंगा तो मार्क करा दूंगा कि देखो हमने चैप्टर किया था। नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी मेट के क्वेश्चंस मार्क करेंगे कितने कर लिए। ठीक, सबसे पहली बात, लेविड ऑन कहाँ पे होता है। लेविड ये इनकम अर्न, जो हमने इनकम जनरेट की है उसके ऊपर लेवी होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है प्रोडक्ट और सर्विस, इसका नाम ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये लेविड कहाँ होता है, प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर। इंसिडेंस कब आता है सर, इस पर डायरेक्टली बोन करता है पर्सन जिसने अर्न किया, और इसमें शिफ्ट हो जाता है अनदर पर्सन। इसके ऊपर हमने सुल्तानपुर वाला एग्जाम्पल देखा था। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाया था एक डायग्राम। यस, यहाँ पे बाबा आलम जमाना मैंने आपको दिखाया था कि एक मिस्टर वी है, ठीक है, उन्होंने गिफ्ट किया था सुल्तानपुर में एक भाई साहब को कि अच्छा ठीक है एक बैग तुम ले लो। ठीक है, याद आ रहा है आपको, इनडायरेक्ट टैक्स, ये बर्डन जो है दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है। और हमने जो 10 बैग्स की कॉस्ट थी, ठीक है, वो 9 लोगों पे रिकवरी की थी, याद आ रहा है आपको। हाँ, वो एग्जाम्पल हमने दिया था। नेचर, ये प्रोग्रेसिव नेचर है, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये रेग्रेसिव नेचर है, सबके लिए इक्वल रहता है, चाहे कोई ज़्यादा अर्न करे कम अर्न करे, सबको सेम टाइप ऑफ टैक्स और सेम अमाउंट ऑफ टैक्स देना होता है। व्हेन इट इज पेड, ये आफ्टर द इनकम रिचेज इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर। मतलब कि जैसे स्लैब रेट होता है, स्लैब रेट क्रॉस होगा तो आपको पे करना है, अगर नहीं स्लैब रेट क्रॉस हो रहा है तो नहीं पे करना है। लेकिन इसमें क्या है, बिफोर गुड्स और सर्विस रिचेज टू द टैक्स पेयर। लेट सपोज आप मूवी देखने गए आईमैक्स में, ठीक है, कौन सी मूवी देखने गए, लेट सपोज आप देखने गए RRR, या फिर आप देखने गए पठान मूवी शाहरुख खान सर की। अब लेट सपोज आप मूवी देखने गए तो आपको मूवी देखने से पहले ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, वो ये बोल रहा है। कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट एट इट इज ऑन ईयरली बेसिस। डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि अर्ली बेसिस होता है कि भैया पूरे साल की इनकम कैलकुलेट करके कितना कमाया उसके ऊपर टैक्स हमें देना पड़ता है। जबकि ये ईजी होता है क्योंकि ये मंथली बेसिस, एज नॉर्मल केस में मंथली बेसिस गवर्नमेंट को चला जाता है। एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इसमें कस्टम ड्यूटी, हमारे लिए जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। ओके, ये हो गया हमारा लेक्चर 1 का रिवीजन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 जीएसटी, लेक्चर नंबर 2। ओके, क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, लेक्चर 1 पूरा देख लीजिए, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, नोट्स फ्री है, टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, आप नोट पे चले जाएंगे। लेक्चर 1 के नोट्स, 2 के नोट्स डायरेक्टली आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। डेफिनेटली वट एवर इज योर क्वेश्चन, डेफिनेटली आई विल आंसर। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन,
एक्चुअली हुआ क्या, सबसे पहले तो समझिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है पढ़ने की। लेट सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक पर्सन मेरे स्टूडियो में इंटर कर जाता है और बोलता है सर टैक्स दो। मैंने कहा किस लिए टैक्स दो? आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो तो टैक्स दो। मैंने कहा है, आप यूट्यूब पे लेक्चर डालोगे? हाँ। आप फ्री सीरीज दे रहे हो? हाँ। आप पेड भी देते हो? हाँ। और क्या क्या करते हो? सर मैं टॉप 20 की सर्विस देता हूँ, मैं बुक सेल करता हूँ, मैं मेंटरिंग करता हूँ, सबके लिए टैक्स दो। मैंने कहा किस बात के टैक्स? और कोई भी रास्ते पे चलते हुए मेरे से टैक्स मांगेगा तो मैं टैक्स दे दूंगा। समझो इस चीज़ को। नाउ सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे दो, आपके घर में कार, बाइक, स्कूटी या साइकिल कुछ तो होगा। ओके, आपने कभी हवा भरवाई है उसमें? नॉर्मल है, ऑब्वियस, कभी पापा ने, भैया ने, मामा ने, चाचा ने हवा भरवाई होगी, आप साथ में गए होगे। अगर मान लो आप हवा भरवा रहे हो साइकिल में या स्कूटी में या कार में, ठीक है, अचानक से एक बंदा, चलो भैया टैक्स निकालो। किस बात के लिए टैक्स? तुम हमारी कार में, अपनी कार में हवा भरवा रहे हो, इसलिए टैक्स दो। तो कहीं भी कोई इंसान खड़ा होकर आपसे टैक्स नहीं मांग सकता। टैक्स मांगने के लिए, वो आपसे जो टैक्स बोल रहा है कि आपको टैक्स लगेगा, उस टैक्स को कहने के लिए कि लगेगा, इसके लिए हमारा भारत का संविधान है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इसके लिए, और ये कहां से है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान से ये प्रोविजन है। यानी संविधान के कुछ नियम, कुछ कानून जो आपको पढ़ने हैं कि टैक्स आपके ऊपर क्यों और कैसे लगाया जाता है, जिसके ऊपर अब तक 3 बेहतरीन क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है। एक है स्टडीमेट का लेटेस्ट क्वेश्चन, लिस्ट द स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 279। ओके, ये अभी हम देख लेंगे, अभी इसी टॉपिक में कवर्ड अप हो जाएगा। ICAI की आरटीपी में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी क्या है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट दीजिए। तो ये अभी कवर अप हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते कवर अप हो जाएगा, और ये काउंसिल के ऊपर है, अभी हम कवर अप कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है ICAI की स्टडी मेट में और MTP अक्टूबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अ वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर 7th शेड्यूल। कौन कौन सी 7th शेड्यूल की लिस्ट है वो हमें बताइए। ठीक है, तो ये 3 टाइप के उत्तर क्वेश्चन आए, कितने मार्क के होंगे सर? ये जनरली जो क्वेश्चन है ये आपका 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क्स हाईएस्ट। मेरे हिसाब से 2 मार्क्स तक के लिए ही ये क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, हाईएस्ट 3 मार्क्स के लिए। 1 मार्क के लिए MCQ जो है जनरेट हो सकता है। ठीक है, नाउ लिसन वन बाय वन, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, राइट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हम इसे ICAI के मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं। ये जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं ऑब्वियसली फुल्ली रेफर्ड बाय ICAI, यहाँ पे मैंने कोई भी छेड़ाखानी नहीं की है। मैंने छेड़ाखानी की है तो ये की है कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया। अब क्या कहता है ICAI, एक बार उसको थ्रोली, इसकी जो लैंग्वेज है, पूरा ग्रामेटिकल लैंग्वेज जो ICAI कह रहा है उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है। उसके बाद हम मार्क करेंगे कि हमारे लिए एग्जाम के लिए जरूरी क्या है। ठीक है, और आज का जो लेक्चर है एग्जाम में आपको 2 to 3 मार्क्स देके जाएगा डेफिनेटली, ध्यान सुनेगा। अब सुनिएगा क्या कह रहा है। इंडिया हैज अ 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर। कितने टायर है सर हमारे इंडिया में? 3 टायर। ओके, एक है यूनियन गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट और एक है लोकल गवर्नमेंट। ओके, मतलब 3 टाइप की गवर्नमेंट के लिए इन्होंने इंडिकेट किया, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। क्या MCQ बन सकता है? यस। हाउ मेनी टायर्स और हाउ मेनी फेडरल स्ट्रक्चर? तो देयर आर 3 फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आपका लोकल गवर्नमेंट। इसको याद करो एक बार, 3 फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ओके, तो MCQ बन सकता है सर। ICAI का कोई गारंटी नहीं है कि इस चीज पे MCQ नहीं पूछेगा। आपने पढ़ लिया, हमें MCQ का आंसर चाहिए, करेक्ट इनकरेक्ट कुछ भी जो पूछ रहे हैं आंसर चाहिए। द पावर टू लेवी टैक्स, कि भैया हम तुम पे टैक्स लगा सकते हैं एंड ड्यूटी लगा सकते हैं, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। कि भैया ये जो टैक्स लगाने की पावर है, ये क्या कह रहे हैं, ये टैक्स एंड ड्यूटी लगाने की जो पावर है हमने इन लोगों में बांट रखी है। किन लोगों में? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसकी हिंदी समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो आप क्या करते हो, जब आप पैराग्राफ रीड करते हो, अगर मैं सेल्फ स्टडी कहूँ, आप पूरा पढ़ डालोगे लेकिन उसको दिमाग तक नहीं जाने दोगे। मैंने लेक्चर 1 में एक चीज़ कही थी, एक होता है लर्निंग, एक होता है रीड आउट। लर्निंग में क्या होता है, हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़ा टाइम देते हैं, अटेंशन देते हैं ताकि वो माइंड में फीड हो सके। ओके, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज है इसको बांटने का काम कैसे होना चाहिए ये हमारे संविधान में बताया गया है। ओके, एग्जाम में इसमें काम की क्या चीज़, 3 फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। ये काम की बात है, सेकंड वाला जानने वाली बात है, काम की बात नहीं है। ओके, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। क्या है सर? ये सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, भारत का सबसे बड़ा कानून है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ
प्रियम्बल 25 पार्ट्स कंटेनिंग 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल। तो ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे इस डायग्राम में कवर्ड अप है। अगर आप इसे नहीं भी पढ़ेंगे इन 2 लाइनों को तो चलेगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल है, 25 पार्ट्स है कंटेनिंग 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। ओके, पावर टू लेवी टैक्स, कि टैक्स लगाया जाएगा एंड कलेक्ट किया जाएगा डायरेक्ट बेसिस पे या इनडायरेक्ट पे, इमर्ज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारी बातें हमारे भारत के संविधान से निकल के आती हैं। इन केस एनी टैक्स लॉ, मान ली कोई भी टैक्स लॉ है, टैक्स लॉ जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कोई भी, बी इट एन एक्ट, इस पे एक्ट कैसे बनेगा, रूल कैसे बनेगा, नोटिफिकेशन कैसे आएगी, ऑर्डर कैसे आएगी, इज नॉट अ कंफॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज इलीगल एंड वाइड। मतलब कह रहे हैं, देखो इसको सिंपल वर्ड में आपको मैं बोलता हूँ, सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो आपसे मैंने कहा कि कोई पंचर लग गया, पंचर बना रहा है, उस पर टैक्स लगेगा। एक पंचर बनाने वाला टैक्स ले सकता है क्या? क्वेश्चन है ना। इसी का जवाब हमारा संविधान देता है। दूसरे शब्दों में आपको बोलता हूं कि कोई भी ऐसी चीज जिस पे टैक्स लिया जाएगा या दिया जाएगा, कोई भी ऐसा रूल या नोटिफिकेशन जो हमारे भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाहर का है, तो इलीगल और वॉइड होगा। यानी सिंपल सी बात है, मैं आपको यूट्यूब पे लेक्चर डाल रहा हूँ, क्या ये टैक्सेबल है या नहीं है? क्वेश्चन यही आएगा, भारत के संविधान ने क्या कहा। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आ गया, उसने बोला चलिए इसे टैक्स दीजिए क्योंकि आपने लेक्चर रिकॉर्ड किया, क्या इस पर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं? क्वेश्चन यही आएगा, भारत के संविधान ने क्या कहा। अब इसका आंसर यह है कि अगर भारत का संविधान अलाउ करता है तब तो वो ठीक है, अगर नहीं करता है तो इलीगल एंड वॉइड होगा, ठीक है। क्या ये याद रखने वाली बात है? नो। स्टडी मेट में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसे सिर्फ पढ़ना जरूरी होता है लेकिन याद रखना जरूरी नहीं होता, इसलिए बहुत सारी जगह मैं उसकी चीज़ों को साइड कर दूंगा और वो चीज़ें रखूंगा बुक के अंदर जो डायरेक्ट पढ़ने में मजा आने वाली है, ठीक है, समझने लायक है। ओके, नाउ डज स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है आपने देखी है। प्रेम्बल होता है 25 पार्ट्स है कंटेनिंग 448 आर्टिकल 12 शेड्यूल्स, ठीक है। हमारे काम की क्या बात है कि भैया 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब 3 टाइप की गवर्नमेंट है यहाँ पे, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी ये वाला पैराग्राफ आप देख सकते हो कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या है। बाकी ये पैराग्राफ कट करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, यू हैव सेव योर टाइम, क्योंकि स्टडी मैट को अगर हम एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ो ताकि आपका टाइम बचे, ठीक। ओके, नाउ द सिग्निफिकेंट प्रोविजन, चलिए वो काम के प्रोविजन कौन कौन से हैं जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स के लिए काम पे आने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं। सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द टैक्सेशन आर, ठीक है। एक है आर्टिकल 265, क्या कहता है ये? आर्टिकल 265 of the Constitution of India prohibits arbitrary collections of tax. It states that no tax shall be levied or collected except authority of law. मतलब ऐसी कोई भी टैक्स नहीं ले सकते, आप बस वही टैक्स लोगे जो लॉ ने जिसकी अथॉरिटी दी, अथॉरिटी ऑफ लॉ यानी लॉ ने जिसको ऑथराइज किया। ओके, द टर्म अथॉरिटी ऑफ लॉ means that tax proposed to be levied must be within the legislative competence of the legislature imposing the tax. यानी आर्टिकल 265 को अगर आप सिंपल वर्ड में समझें तो ये कहता है कि आप बस उसी चीज पे टैक्स ले सकते हैं, किसको कहा जा रहा है? गवर्नमेंट को कहा जा रहा है। हमारा संविधान गवर्नमेंट से बात कर रहा है, गवर्नमेंट जी, जो भी गवर्नमेंट आप नाम रख लीजिए, मोदी जी, लालू जी, जो भी आपको नाम रखना है, ठीक है, ठाकरे जी, आप बस उसी चीज पे टैक्स ले सकते हैं, केजरीवाल जी, जिस पे आपका लॉ आपको परमिशन देता है, और लॉ को पावर कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है तो उस चीज के ऊपर लॉ भी नहीं बन सकता। लॉ तभी बन सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए परमिशन दी गई है। ये है आर्टिकल 265। क्या एग्जाम में पूछेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। आर्टिकल 265, व्हाट इज आर्टिकल 265 नहीं पूछा जा सकता। अगर पूछा जाएगा इन सिंपल वर्ड यू कैन मेंशन कि अगर लॉ ने परमिशन दी है, ठीक है, ऑथराइज्ड है लॉ के थ्रू, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं, अथॉरिटी ऑफ लॉ गिवन है, टैक्स प्रपोज टू बी लेविड मस्ट बी विद इन द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस, कि लॉ के दायरे में आना चाहिए, एंड लेजिस्लेचर इंपोजिंग द टैक्स, और उस तरीके का लॉ होना चाहिए कि कैसे आप टैक्स इंपोज करने वाले, और ये सारी चीज़ें हमारे संविधान से निकल के आनी चाहिए। ओके, रटने वाली चीज़ है? नो। कैसी चीज़ है? रीडिंग वाली।
जो याद करने वाली चीज़ है वो डेफिनेटली बताऊंगा। लेक्चर 1 में आपने जो दोनों चीज़ें पढ़ी वो याद करने वाली है। लेक्चर 2 में आप अब जो पढ़ रहे हो वो रीडिंग वाली है। याद वाली जगह मैंने आपको बता दिया, 3 क्वेश्चन आए हुए वो याद कर लीजिए। बाकी मैं रेड पेन से जो मार्क करके कहूँगा हाँ ये याद कर लो, वो याद कर लेना। बाकी चीज़ रीडिंग है, रीड करके साइड कर दो। नाउ आर्टिकल 245 में कुछ बातें और हैं। पार्ट 11 of the constitution deals with the relationship between union and states. The power for enacting the law is conferred on the parliament and on the legislature of a state by article 245 of the constitution. The said article provides, इसने क्या क्या कह रखा है, subject to the provision of constitution, मतलब कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को आप रिस्पेक्ट दो, वो जो कह रहा है उसकी बात मानो। पार्लियामेंट में मेक लो, कि पार्लियामेंट जो है आप लॉज बना सकते हैं फॉर द होल, पूरे के लिए, और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी। जैसे क्या होता था पहले, जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग लॉ बनता था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। तो वो ये कह रहा है 245 कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पावर है तो पार्लियामेंट या तो पूरे सेम सबके लिए एक बराबर, या फिर किसी स्पेसिफिक जगह के लिए स्पेशल एक्ट बना सकता है। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। यानी लेजिस्लेचर के लिए क्या कहा जाता है कि आप स्टेट वाले स्टेट के लिए, और पार्लियामेंट जो है होल इंडिया के लिए या किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या एग्जाम में ऐसा कुछ पूछने वाला है? नहीं, ये क्या है, जीके वाला पॉइंट। ठीक है, एग्जाम में इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले ही मार्क करवा दिए। एग्जाम में आईसीआई में आया है, आरटीपी में आया है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो मैंने आपको मार्क करा दिया। ठीक, नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑपरेशन। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं इसका कलर थोड़ा सा अलग करूंगा। इस क्वेश्चन को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ध्यान सुनना। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है कि आपकी जो रिसेंट गवर्नमेंट है उसने मान लीजिए यूपी बिहार के लिए या फिर महाराष्ट्र के लिए या फिर दिल्ली के लिए एक स्पेशल लॉ बना दिया। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में तो अलाउ है, बट क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है? आंसर है यस, कर सकती है। आंसर है यस। लेकिन यहां पे और क्या बोला जा रहा है, नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम टू बी इनवैलिड। मतलब नो लॉ, यहाँ पे वो कह रहा है कि वो गलत नहीं माना जाएगा। अगर उन्होंने कोई लॉ बना दिया स्पेसिफिक तो वो गलत नहीं माना जाएगा, इस बात के लिए कि भैया आपने उस टेरिटोरियल ऑपरेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा अलग लॉ बनाया है, तो वो इनवैलिड इस ग्राउंड पे नहीं हो सकता। एग्जाम्पल याद रख सकते हैं आप, जम्मू एंड कश्मीर, पहला ऐसा होता था, अभी तो नहीं है, लेकिन पहला ऐसा होता था कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए थोड़ा सा सेपरेट लॉ बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बट वो चाहे लॉ तो वो मतलब हमारी गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा लॉ बना सकती है इन फ्यूचर अगर नीड पड़ी तो। वैसे तो ऐसी चीज़ें साइड हो रही है, पूरा सबके लिए इक्वल लॉ बन रहा है, लेकिन हो सके और चाहे तो ऐसा किया जा सकता है। ओके, चलो ये वाली चीज़ हमने पढ़ ली। क्या एग्जाम में इसमें कोई जानने वाली बात है? अभी तक नहीं। क्या हमने सीखा? हाँ, 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर है वो आपने पढ़ लिया, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है वो आपने थोड़ा सा देख लिया, एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें अब तक जो आपने पढ़ी इन 60-80 मिनट्स में, अराउंड 20 मिनट्स में, इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, रीडिंग के लिए बेस्ट है। ठीक है, ओके। नाउ 246 क्या बोलता है? आर्टिकल 246 कहता है इट गिव्स द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, मतलब ये कह रहा है कि अब हम अथॉरिटी दे रहे हैं यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया आप टैक्स लगा सकते हो। 245 से रेफर होके ये आगे बढ़ा, कहते हैं ठीक है हम यूनियन और स्टेट को पावर दे रहे हैं कि ठीक है तुम लॉ जो है लगा सकते हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ से निकल के आ गया। ठीक, यहाँ पे टाटा बाय बाय, ये वाला पॉइंट यहाँ तक पढ़ना था। अब इससे एग्जाम में क्या पूछेगा? नहीं, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज। बाकी थोड़ा बहुत आपको उसका मीनिंग सेंस निकल के आना चाहिए दिमाग में कि क्या कह रहा है। देख, नाउ ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसको आप मार्क कर लीजिए। 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246, ये आपका इनकम टैक्स में भी काम में आएगा। ये देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है, राइट अ शॉर्ट नोट वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आईसीआई स्टडी मेट और एमटीपी अक्टूबर 2021 में क्वेश्चन आया है, हो सकता है आने वाले समय में आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिले। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, आईसीआई ने हिंट दे दिया कि भाई मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो ये 3 लिस्ट आपको बताई गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। देखो पहला है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या बोलता है? जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लॉ बना रहा है।
आप इसको सिंपल वर्ड में याद रखो। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट वन यूनियन लिस्ट जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रहा है। स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रहा है। अब सिंपल वर्ड में पहले याद रखो। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, जिसपे दोनों मिलकर, सेंट्रल वाले अपना पार्ट देख रहे हैं, स्टेट वाला अपना पार्ट देख रहे हैं, दोनों अपने अपने हिस्से का अपना लॉ बना रहे हैं। अब समझो इस चीज को थोड़ा सा। एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है और ये कहीं ना कहीं गलत कम्युनिकेट होता है कि जीएसटी जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, ये मैं आपसे पूछता हूं, मेरे आगे कुछ बोलने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जाइए। आप लेक्चर देख रहे हैं, मम्मी कसम आपको बी सीरियस और लिटरली एक एक सेकंड यूज करना है इस लेक्चर को। ये नहीं कि बाद में दोबारा देख लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे, नहीं भाई, अभी पढ़ना, अभी खत्म करना है, इसको अभी कंप्लीट करना है पूरा 100%। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज का जवाब दो, जीएसटी जो है वो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है या कंकरेंट लिस्ट है? 95% लोग ये कहते हैं कि ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। आंसर है नो, इट्स नॉट इन अ कंकरेंट लिस्ट। आप समझ रहे हैं, इट्स नॉट अ कंकरेंट लिस्ट। इसके लिए नया आर्टिकल ही बनाया गया, इसीलिए कहा जाता है कि जीएसटी को लाने के लिए हमारे संविधान में ही बदलाव करना पड़ गया। वो क्या है वो अभी हम देखेंगे। क्या आपको 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 क्लियर हुआ? आपको थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी है दिमाग में, उतना आपका एग्जाम हो जाएगा। यूनियन लिस्ट क्या है? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। स्टेट लिस्ट वो है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। और कंकरेंट लिस्ट वो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है लॉ बनाने की। वही आपके रीडिंग का पार्ट है, ये आपका होमवर्क है। चलो, हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक द लॉ, हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट्स टू मेक द लॉ, हैव पावर टू मेक द लॉ। ठीक है, ये छोटी सी लाइन ऐड कर देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे लिखा गया, ये वाली चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, लेकिन नॉलेज के लिए है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी एग्जाम के लिए क्या है वो बता दूंगा। ये वाला पॉइंट, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, मतलब कौन सी अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया और हो पाए, दिस इज 101 अमेंडमेंट एमसीक्यू पार्ट। बस ये वाला याद रखना है आपको, बाकी चीजें मैं रीड करा रहा हूँ। एंट्री 82 टू 91 लिस्ट 1 इनरीड द सब्जेक्ट। बाकी यही बोल रहा है कि ये इसके लिए पूरा का पूरा अप्लाई करता है। ये वाला पार्ट इसको कह रहा है, ये वाला पार्ट लिस्ट 2 के लिए कह रहा है, ये वाला पार्ट दोनों के लिए कह रहा है। उसके बाद इनकम टैक्स इज लेविड वर्च्यू 82 टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ये सारी चीज़ें कट कर दो, ये आपके रीडिंग के लिए नहीं है। आप एग्जाम में क्या पढ़ेंगे? आप एग्जाम के लिए ये अपना पैराग्राफ जो है इसी को पढ़ लेना, ये चीज़ें कट कर दो, आपका टाइम वेस्ट होगा। आइए, एक्चुअली इसी को बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल। जो ऐसा नहीं कह रहा कि ये जरूरी नहीं है, ऑलरेडी जब पैराग्राफ में पढ़ लिया तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, सेव योर टाइम ना। यहाँ पे ध्यान से सुनेगा, पावर टू लेवी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज बीन कन्फ्रंट बाय आर्टिकल 246A। तो यहाँ पे एक नया आर्टिकल बना 246A, ये स्टार्ट करिएगा। ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट नहीं है, एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 101 Amendment Act in 2016. Before discussing the significant provision of the Constitution, let us first understand why arose the need for such constitutional amendment. Question है कि ये amendment करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये amendment करने की जरूरत क्यों पड़ी? अब यहाँ पे वो आपको आगे चीजें बताएगा, लेकिन इससे पहले हम इस अमेंडमेंट को पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंट प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या एक तो ये इंपॉर्टेंट था और ये लिस्ट जो थी ये इंपॉर्टेंट थी। अब तक ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तक आपके सामने आए हैं, बाकी नहीं इंपॉर्टेंट है इतने। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं, जरूरत वाला क्या था वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। इन्होंने क्या बोला? सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर एस डिस्कस बिलो। इन्होंने बोला कि हमने नया आर्टिकल बनाया 246A, कहते हैं पावर टू मेक द लॉ, टू मेक लॉ, पावर टू मेक लॉ, कि हम पावर देते हैं कि भैया आप लॉ बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 246A, ये हमने नया आर्टिकल जो है इंट्रोड्यूस किया। ओके, इसके बाद ये क्या कहते हैं? ये आपसे कह रहे हैं
notwithstanding anything contained in article 246 and 245 246 एंड 245, ये 54 नहीं है, गलत टाइपिंग है, 245 कर लेना इसे। पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ। यहां पे क्या कहा, एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय द यूनियन, इम्पोज बाय द यूनियन, जो किसने लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सच बाय स्टेट। यानी एक ही चीज पे एक समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के एक साथ लॉ लगा सकती है। जैसे इसमें होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ये इसलिए आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको टाइम देना चाहूँगा। जीएसटी के ऊपर थोड़ा सा टाइम हम लेंगे अभी, ये अब समझने वाला केस आ रहा है, ठीक है। देखो होता क्या है जीएसटी के अंदर, लेट सपोज आपने एक टीवी खरीदी, टीवी की वैल्यू लेट सपोज 10,000, इसमें जो जीएसटी है वो लगा एट द रेट 18%, 18%, ठीक है। तो लेट सपोज 1800 इस पे जीएसटी लग गया, और ये कितना हो गया 11,800। अब ये जो 18% है, अब इसको भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है इसी क्वेश्चन को, ध्यान सुनेगा। अगर मान लीजिए ये इंट्रा है, इंट्रा मतलब होता है विथ इन स्टेट, विथ इन स्टेट, और एक होता है इंटर, इंटर स्टेट। इंटर मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन टू स्टेट। अब इस दोनों में फर्क समझना, जैसे अगर दिल्ली है, दिल्ली से अगर दिल्ली में ही कोई भी गुड्स या सर्विस दी गई, या फिर लेट सपोज पंजाब में, दिल्ली से दिल्ली में दी गई, या फिर आप ये कहिए पंजाब से पंजाब में दी गई, या फिर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में दी गई, जब विथ इन सिटी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो इसी ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं, 18% को हम डायरेक्टली ना लगा के हम ऐसे लगाते हैं सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, ठीक है। तो 10,000 तो है ही है, लेकिन यहाँ पे 900, यहाँ पे 900, और टोटल 11,800 हम ऐसे शो करते हैं। ऑन द अदर साइड जब इंटर स्टेट होता है, लेट्स सपोज दिल्ली है, दिल्ली से आपने भेजा पंजाब, आपने भेजा महाराष्ट्र, आपने भेजा राजस्थान। जब भी आप किसी दूसरी सिटी में भेजते हैं तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी ना लगा के हम लगाते हैं आईजीएसटी, और डायरेक्ट ये लगता है 18%, यानी 1800, और ये हो जाती है वैल्यू 11,800। टैक्स उतना ही है, टैक्स ज़्यादा नहीं ले रहे हम आपसे, लेकिन लगाने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग किया गया। अब यहाँ पे छोटा सा वर्ड कम्युनिकेशन है जो आपको चाहिए, ध्यान सुनेगा। जब विथ इन अ सिटी है तो अकाउंट सिलेक्ट होते हैं, जब टैक्स की पेमेंट होती है ना, तो वहाँ पे एक चैप्टर ही आपका जीएसटी टैक्स पेमेंट है, ठीक है, टैक्स पेमेंट का आपका चैप्टर ही है। वहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और एवरी मंथ आप इसको यूज़ करने वाले हैं इस वर्ड को। सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, एसजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, दोनों में 900 डाला और आप पेमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब पेमेंट हुई तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ही समय पे पैसे चले जाते हैं। पहले तो ये क्लियर कीजिए। आईजीएसटी के केस में क्या होता है, आईजीएसटी के केस में ये जो आईजीएसटी है ये डायरेक्ट किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये भी किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये सीजी मतलब सेंट्रल है, और एसजी एस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड, जीएसटी का मतलब आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो आईजीएसटी के केस में 18% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। अब स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि सर हम कैसे मान लें और हम आप पे कैसे भरोसा कर लें कि आने वाले वक्त में ये जो 18% लिया है इसमें से 50% यानी 1,800 रुपये आपको मिले, इसमें से 900 रुपये 900 रुपीज़ आप हमें वापस करेंगे। ऑब्जेक्शन उठाया स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि सर ऐसे क्या होगा, हिसाब चलता रहेगा, अच्छा हम दे देंगे, अच्छा हम कर देंगे, अच्छा यही हो जाएगा। अभी आपने सेकेंड कोविड का जब केस देखा था, तब उस केस में आपने सुना होगा कि जब ऑक्सीजन के सिलेंडर पास हो रहे हैं
एक स्टेट से, तो दूसरे में जाने नहीं दे रहे। वो कह रहे जी हमारी जरूरत ही पूरी नहीं हो रही तो हम दूसरे स्टेट को कैसे दे दें, पहले हमारे जो स्टेट के लोग हैं पहले उनको सर्व करने दो, फिर जो बचेगा हम आगे प्रोवाइड करेंगे। सुना था कि नहीं सुना था आपने? तो ये तो ऑक्सीजन की बात है, तो ये हाल है। यहाँ तो पैसों की बात आ रही है। तो गवर्नमेंट ने साफ बोला कि भैया हम कैसे मान लें, आईजीएसटी मान लो 18% आपने डायरेक्ट ले भी लिया और उसके बाद आप बाद में हमें 50% देंगे। तो मान लीजिए आपके नेताजी, लेट्स सपोज एग्जांपल लिया राहुल गांधी या फिर एग्जांपल लिया मोदी जी, ठीक है। उन्होंने कहा मित्रों हम आपको वचन देते हैं कि हम आपको 50% टैक्स जरूर देंगे। कहा मोदी जी ये मीडिया वाली बात नहीं है, हमें रिटर्न लिख के दो। तो उन्होंने कहा ठीक है लाओ कोरा कागज, ये ला जी कोरा कागज। हमने कोरे कागज पे लिख के दे दिया। सर जी कोरे कागज पे नहीं चाहिए तो कहाँ चाहिए जी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दो। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दो कि आईजीएसटी जब लगेगा और आपको जो पैसा मिलेगा आप हमारा हिस्सा हमें उसी समय लौटाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? लॉजिक थोड़ा सा डेवलप हो रहा है। बाकी अभी जीएसटी का चैप्टर 1 खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे तो उसमें और क्लियरिटी मिलेगी कि जीएसटी काम कैसे करता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा एक्साइज क्या था, वेट क्या था, सीएसटी क्या था, कस्टम एक्ट, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम लगता था तो उसको रिप्लेस करके जीएसटी कैसे आया, उसके क्या क्या फायदे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी सीखेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा रहा हूँ तो इस एंगल से मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये बातें यही पे कहेगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके टैक्स लगा सकते हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जीएसटी की। ओके, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ। पार्लियामेंट के पास क्या एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने की विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट। इंटर मतलब ये बात कर रहा है आईजीएसटी की, और यहाँ किसकी बात हो रही है? सीजीएसटी और एसजीएसटी की। ये आप यहाँ पे लिख लेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जो मैंने नोट्स दिए उसका प्रिंट आउट ले लेना, या फिर उसकी बुक अभी प्रिंट आउट होने वाली है। आपको अगर प्री बुकिंग करनी होगी तो व्हाट्सएप पे 9354 पे व्हाट्सएप पे, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। और अदरवाइज ये नोट्स अगर आप प्रिंट आउट ले रहे हो खुद से बना रहे हो तो बेस्ट, यहाँ लिख लेना एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है? ये कह रहा है द आर्टिकल ग्रांट्स पावर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉ रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज बाय द सेंटर एंड और सच स्टेट। सेंटर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी इन केस ऑफ इंटर स्टेट। ये वही बात कर रहा है, ये किसी बात कर रहा है? सीजीएसटी, और ये बात कर रहा है एसजीएसटी, और ये बात कर रहा है आईजीएसटी की। उसी बात को रिपीट करके लिख देगा, यू कैन कट इट, आपके लिए पैराग्राफ सफिशिएंट है। ओके, अब इन्होंने कुछ बातें और लिखी जो आपको जानना और जरूरी है। कहते हैं हाउएवर, हाउएवर, हाउएवर क्या होता है? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं लेकिन, किंतु, परंतु, ये हाउएवर जहां भी आ गया इसका लॉजिक आपको लॉ में ये रखना है कि जो बातें कही गई वी आर एक्सेप्टिंग, लेकिन यहां से कुछ बातें हम अपनी और आपको बताने वाले हैं। ये कुछ बातें क्या है? रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग गुड्स, कि भैया कुछ गुड्स के बारे में बता रहे हैं। द अफोर्सेड प्रोविजन, की जो प्रोविजन है आपने जो ऊपर बताया हमें, शैल अप्लाई फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल, कि ये जो प्रोविजन आपने हमें बताया ना वो इन चीज़ों पे, यानी पेट्रोलियम क्रूड पे, हाई स्पीड डीजल पे, मोटर स्पीड जो पेट्रोल आप यूज़ करते हैं वो, नेचुरल गैस पे, एविएशन ट्रिब्यूनल फ्यूल पे, टर्बाइन फ्यूल पे, ये उस पर तब से लगेगा जिस दिन से जीएसटी काउंसिल बोलेगा। क्वेश्चन ये, क्या लग चुका है? क्या देखना पड़ेगा। क्या लग सकता है? क्या हाँ लग सकता है। कब से लग सकता है? जीएसटी काउंसिल जब से बोलेगा तब से। क्या यहाँ ये लिखा है कि कभी नहीं लगेगा? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये जो 5 आइटम्स बताए गए हैं, इस 5 आइटम के लिए कहा गया है कि इस पे उस दिन से टैक्स लगेगा, उस दिन से जीएसटी लगेगा जिस दिन से जीएसटी काउंसिल कह देगा कि नोटिफिकेशन के थ्रू कि मित्रों पेट्रोल पे बोला जा रहा है हटा दो। आपको पता है, एक बात बोलूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करके बताऊंगा कि जीएसटी अगर पेट्रोल पे लग जाए तो आज जो पेट्रोल का रेट 100 और 110 तक जाता है, ये डायरेक्ट 60 to 70 रुपीज़ हो जाएगा अगर इस पे जीएसटी लग जाए तो। ये कैसे होगा इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, मैं वहां पे आपको डिस्कस करके दूंगा। अभी आपने क्या सीखना है? ये जो 5 आइटम हमने पढ़े इसके ऊपर जीएसटी लग सकता है कभी भी जिस दिन से जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया उस दिन से। सर जीएसटी काउंसिल होता कौन है? सो वेट माय डियर फ्रेंड, चैप्टर 1 इज इन कंटिन्यूएशन, हम सीखेंगे। ओके,
ये देखो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल कौन है, आइए सर एक बार पढ़ लेते हैं। जीएसटी काउंसिल कहता है, आर्टिकल 279 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 बताता है, ए कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पावर एम्पावर कर रहा है प्रेसिडेंट को, क्या कह रहा है, कंस्टिट्यूट अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट नेमली गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। मतलब ये काउंसिल क्या है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के कुछ मेंबर बैठेंगे और दोनों मिलके जब डिस्कशन करेंगे, एग्री होंगे, और वहां पे जो डिस्कशन होगी उसको हम काउंसिल का नाम दे रहे हैं। काउंसिल मतलब एक ऐसी सभा, एक ऐसा डिस्कशन फॉर्म जहां पे सेंट्रल और स्टेट दोनों के मेंबर मौजूद होते हैं और वो पर्टिकुलर जीएसटी के मुद्दों पे डिस्कस करते हैं। ओके, द प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल केम इनटू फोर्स 12 सितंबर 2016। क्या ये पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, बट नॉट रिलेवेंट एमसीक्यू प्लीज। प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट द जीएसटी काउंसिल ऑन 15 सितंबर 2016। ये वो दिन है जिस दिन जीएसटी काउंसिल बना पहली बार। ओके, तो ये वाले से ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन, यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो चेयरमैन बनेंगे इस काउंसिल के, ये एमसीक्यू में आ सकता है। एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्स और एनी अदर मिनिस्ट्री नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर आर इट्स मेंबर। और बाकी फाइनेंस और टैक्स के जो अदर मेंबर होंगे या फिर रिप्रेजेंटेटिव होंगे या नॉमिनेटेड होंगे, वो लोग भी इसमें मेंबर होते हैं। Beside the union minister of the state in charge of revenue और finance is also its member। कौन कौन मेंबर है उसकी बातें आ गई। अब है फंक्शन का, ये है फंक्शन। यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल, मतलब काम क्या करता है वो बताओ। यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, व्हाट इज द फंक्शन या व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो देखो सिंपल सी बात, अभी अभी हमने सीखा कि 5 आइटम पे टैक्स तब से लगेगा जीएसटी का जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, यानी जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करेगी उस दिन तक या तब तक उन 5 आइटम पे जीएसटी नहीं लगेगा। यानी जीएसटी काउंसिल का पहला मेरे को मतलब तो यही समझ में आ रहा है कि किस चीज़ पे टैक्स लगना है, कितना रेट होना है, कब से टैक्स लगना है, कहाँ कहाँ टैक्स लगना है, कौन से प्रोविज़न आने चाहिए, कौन से रूल्स आने चाहिए, कौन सी नोटिफिकेशन कब से आनी चाहिए, क्या अमेंडेड करनी चाहिए, क्या चेंजेस करनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है ये इसके फंक्शन होने चाहिए। लेट्स डिस्कस, अभी पढ़ते हैं। हाँ, कहता है फंक्शन काउंसिल, फंक्शन ऑफ द काउंसिल क्या है, फंक्शन इज टू मेक रिकमेंडेशंस। क्या रिकमेंडेशन देगा, यूनियन को देगा, स्टेट को देगा, ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक टैक्स रेट, टैक्स के रेट क्या होंगे, किस किस चीज़ को एग्जाम्प्ट रखने वाले हैं, उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या होने वाली है, कोई भी डिस्प्यूट है उस पर क्या रेजोल्यूशन होगा, इन सारी बातों को डिस्कस करके देगा। तो ये आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। 1 से 2 नंबर का ये क्वेश्चन ऐसे कभी भी आपसे पूछ लेगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। नाउ इट शैल रिकमेंड द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेट। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ठीक है, उनके लिए स्पेशल क्या प्रोविजन होने चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो गवर्नमेंट ने बोला इन इन जगह के लिए ना 20 लाख तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्पेशल केसेस है गवर्नमेंट बोल सकती है कि वहां 50 लाख तक की जरूरत नहीं है। एग्जांपल ले रहा हूं, अभी हमने इस पे बात नहीं की है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल जो है क्राइटेरिया गवर्नमेंट बनाती है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ये स्पेशल कैटेगरी क्या क्या है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। स्पेशल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन, एग्जाम्पशन। कौन कौन से स्पेशल लिमिट, रजिस्ट्रेशन कब कब ले सकते हैं, इस पे कंपोजिशन लेवी स्कीम कैसे काम करेगी, एग्जाम्पशन कैसे काम करेगी, इस बातों को भी रिकमेंडेड किया जाता है बाय जीएसटी काउंसिल। अगला पॉइंट है यहाँ पे, जीएसटी काउंसिल शैल ऑल्सो रिकमेंड डेट ऑन विच जीएसटी बी लेविड ऑन द पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। मतलब क्या कि भैया इन 5 चीजों पे कब से टैक्स लगेगा, ये काम भी जीएसटी काउंसिल का है। एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज टेकन बाय द मेजॉरिटी नॉट लेस देन 3/4। अच्छा, 3/4 को तो स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं ना मेरे भाई, क्योंकि 50% से ज्यादा तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, हमने लॉ के अंदर पढ़ा है। अच्छा, 3/4 बोल रहा है ये, ओके ओके। ऑफ द वेटेड वोट्स of the member present and voting. Vote of the central has weightage 1/3 of total votes cast. Votes
of all state government taken together has a weighted of 2/3 of the total weight cast in that meeting. ठीक है, तो ये जीएसटी काउंसिल का भी एक क्वेश्चन हमारा हो गया. ओके, अब हमारे पास 269 है. अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, सर्विसेज की और स्टेट की. आर्टिकल 366. क्या याद रखने की जरूरत नहीं है, रीडिंग की जरूरत है, रीडिंग पढ़ लेते हैं. सर गुड्स क्या होता है, सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स में गुड्स क्या होता है? द टर्म गुड्स हैज ऑलरेडी डिस्कस इन क्लॉज 12 ऑफ द आर्टिकल 366. अच्छा, क्लॉज 12 में बता दिया क्या? पता नहीं मेरे को. अच्छा, कहता है इंक्लूसिव गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल कमोडिटीज एंड आर्टिकल. सर ये आपने सिखाया नहीं, वेट, इस सब के लिए लिख लो चैप्टर 2. जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे ना, उसमें गुड्स सर्विस इन दो पे एक लेक्चर लग जाएगा. गुड्स मीन्स, भाई साहब इतना मीन्स है ना उसमें, आराम से पूरा एक लेक्चर लग जाना है. तो इसके लिए टेंशन मत लो, मैंने पढ़ाया नहीं, ये भी इस मुद्दे में है भी नहीं. बस आपको जान लेना है कि आर्टिकल 366 के अंदर ये चीज़ें डिफाइन थी, दैट्स इट. इससे ज़्यादा इसके लिए टेंशन रखो. अभी टाइम दो मुझे, मैंने आपसे बोला था 10 लेक्चर्स तक का टाइम दो, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ कहीं पे आ रही है. जो चीज़ जहाँ पे आ रही है अगर मैं उसको अभी छेड़ दूंगा तो वहाँ का मामला खराब हो जाएगा. तो और ये चैप्टर जो है और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. वैसे ये चैप्टर बहुत लेंथी है और वो सारी चीज़ें हैं जो बाकी चैप्टर्स में आने वाली है. सो अलाउ मी टाइम माय डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी. जैसे ही सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा आपकी मैक्सिमम क्वेरीज ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी. थोड़ा सा टाइम दीजिए. तो ये चीज़ें इसने बताया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है. मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अच्छा, इसमें एक चीज़ और बोली है कि भैया आप गुड्स और सर्विस पे तो टैक्स लगा सकते हो, लेकिन अल्कोहलिक लिक्वर पे आप जीएसटी में टैक्स नहीं लगा सकते. अच्छा, वो जो 5 चीज़ थी वहाँ पेट्रोल था, डीजल था, अल्कोहलिक लिक्वर नहीं था, उसका क्या? तो वो जीएसटी में नहीं आएगा. क्या साफ साफ बोल रखा है? हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना. वो 5 चीजों के लिए बोला गया है कि जीएसटी काउंसिल जब बोलेगा तब से वो लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन अल्कोहलिक लिक्वर कभी भी जीएसटी के अंदर नहीं आएगा अभी तक. अगर आना पड़ा तो मेरे को लगता है फिर से जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना चेंज करना पड़ेगा, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके जीएसटी में आएगा. वैसे अभी 99.99999% चांसेस हैं और ये साफ साफ लिख दिया गया है कि अल्कोहलिक लिक्वर जीएसटी के अंदर कभी नहीं आएगा. ये चीज़ मार्क कर लीजिएगा प्लीज़. जीएसटी काउंसिल बोलेगी तो भी नहीं आ सकता, है ही नहीं ना, प्लीज़. ओके, यहाँ पे लिखा गया है जीएसटी कैन बी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सर्विस का मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स. यहाँ पे लिख देना चैप्टर 2, यहाँ पे भी लिख देना चैप्टर 2. ठीक है, बाकी चीज़ें इग्नोर कर दो अभी. ठीक है, उसके बाद है ये आईजीएसटी. ये आईजीएसटी के लिए बोला गया 269A. इन्होंने बोला कि आईजीएसटी कहाँ कहाँ लगेगा, जरा समझते हैं. 269 स्टिपुलेट दैट जीएसटी ऑन सप्लाई कोर्स ऑफ इंटरस्टेट. इंटरस्टेट मतलब आईजीएसटी मतलब बिटवीन टू स्टेट, मतलब आईजीएसटी कहाँ कहाँ लगेगा. और जो भी लगेगा कहते हैं ट्रेड और कॉमर्स पे शैल बी लेविड ऑन द कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो है इसको बांट लेगी यूनियन और स्टेट के बीच में. यानी ये बात क्या थी, मैंने आपसे बोला था मोदी जी से कहा गया कि बोलो, तो मोदी जी ने बोल दिया ठीक है दे दूंगा. उन्होंने बोला कागज पे लिख दो, कागज नहीं सर, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए. तो आर्टिकल 269A इसीलिए बनाया गया कि हम साफ साफ बोल दे रहे हैं कि जो भी पैसा आएगा 18%, जो भी 28%, जो भी रेट होगा 50% आपको दिया जाएगा. जो भी आपका टैक्स बनता है आपको दिया जाएगा. ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दे रहे हैं ताकि आपसे बाद में कोई चीटिंग ना हो. तो वही वो बोल रहा है कि हमने साफ साफ बोल दिया. इन एडिशन टू अबव, इन बातों के अतिरिक्त इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन इंडिया विल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स. कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट यानी किसी विदेश से, मान लो चाइना हो गया, मान लीजिए इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, जब आप बाहर से कोई सामान मंगा रहे हैं हम उसको भी आईजीएसटी में ट्रीट करेंगे. ओके. दूसरा, दिस विल बी गिव पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी जीएसटी ऑन इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस. इंपोर्ट ट्रांजेक्शन है विच वर अर्लियर सब्जेक्ट टू द काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट. बोल रहे काउंटर वेलिंग एक ड्यूटी लगती थी, बोल रहे उसको आईजीएसटी में काउंट करेंगे. बाद में मत बोलना कि हमने तुमको बताया नहीं. तो
एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती थी, ये कस्टम जो है सीए फाइनल में है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आप बस मार्क कर लो, काउंटर वेलिंग ड्यूटी को आईजीएसटी कहा जाता है, ठीक है। Where an amount collected as IGST has been used for the payment of SGST or vice versa, such amount shall not be part of the consolidated fund of India. कह रहे consolidated fund में हम इसे काउंट नहीं करेंगे. This is to facilitate transfer of funds between central and state. हम इसे ट्रांसफर कर देंगे सेंट्रल स्टेट के बीच में. Parliament is empowered to formulate the principles regarding the place of supply when supply of goods or services or both occurs in interstate trade or commerce. अभी आपको लग रहा होगा ना कितना ज़्यादा, आप मुझे टाइम दो चैप्टर 2 का, चैप्टर 2 इन डिटेल. अभी आपने बस एक चीज़ याद रखनी है. क्या याद रखना है आपको? कि अगर बिटवीन स्टेट होता है, दो स्टेट के बीच में होता है, तो आईजीएसटी लगता है, डायरेक्ट सिंगल रेट लगता है, जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसको आपस में बांट लेती है. बस एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट, अगर विथ इन ए स्टेट होता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक उसी टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अपने अपने पैसे एक ही समय पे मिल जाते हैं. ये चीज़ दिमाग में रखो. बाकी के लिए चैप्टर 2 का टाइम दो, वहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो नीचे वाले हमने सारी बातें जो है अभी पढ़ ली हैं. अब इन्हीं बातों को यहाँ पे बताया गया, ठीक है, कि अमेंडमेंट क्यों देनी पड़ी. ठीक है, यहाँ पे इसको मैं होमवर्क में डाल दे रहा हूँ और इसी के साथ ये लेक्चर जो है हमारा फिनिश हुआ. ठीक है, अब आप में से बहुत सारे दोस्तों को एक बात फील होगी कि सर मज़ा नहीं आया इस लेक्चर में. देखो, चैप्टर 1 में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा. ये वो पार्ट था जो इंटरेस्टिंग वाला नहीं था, ये मैंने अभी करा लिया. अब लेक्चर नंबर 2, 3, 4, अब इसके आगे के जो लेक्चर है, सेकंड तो यही हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो 3 लेक्चर होंगे वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे जीएसटी क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, उसमें पहले वाले लॉ में क्या क्या कमियाँ थी और जीएसटी लाने पे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, पहले क्या फ़ायदे नहीं थे, कमियाँ क्या थी, और कौन कौन से टैक्स हटाए गए, कौन कौन से टैक्स को सब्स्यूम्ड किया गया, कौन से टैक्स अभी भी जीएसटी के अंदर नहीं है, कौन सी चीज़ें जीएसटी के अंदर. मतलब अब हम नया जीएसटी का टॉपिक सीखेंगे. अब तक हमने क्या सीखा, टैक्स क्या होता है, उसके बाद हमने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस सीखा, फिर अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीखा. अभी जो आपने पार्ट पढ़ा ना, मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता. इसलिए देना चाहता क्योंकि ये आपको एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछेगा ही नहीं. 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले हमने पढ़ लिया. 279 में स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट. स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट क्या है, प्रिस्क्राइब्ड 279 है. तो ये देखो 279 है, आपने लास्ट में पढ़ा था जीएसटी काउंसिल वाले टॉपिक में. ये देखो, तो स्पेशल कैटेगरी किसको बोला गया, सॉरी ये रहा 279 है, ये रहा 11 स्पेशल कैटेगरी. तो ये आपका स्पेशल कैटेगरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था आईसीआई ने. तो एक क्वेश्चन तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि लिस्ट बताइए. तो ये 3 लिस्ट है, आप इसके बारे में एग्जाम के लिए याद रखेंगे. उसके बाद है राइट ए शॉर्ट नोट जीएसटी काउंसिल. तो काउंसिल आपने जान लिया कि भैया सेंट्रल और स्टेट दोनों के मेंबर एक साथ बैठते हैं. ठीक है, और जिसमें जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन कौन होता है, आइए मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको. इसीलिए ना थोड़ा सा डीप पढ़ोगे तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, इसके चेयरमैन होते हैं. ठीक है, 15 सितंबर 2016 को पहली बार इसको जीएसटी काउंसिल को कंस्टिट्यूट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा. ये छोटी छोटी बातें आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको हो जाएगा. एक काम और करना, इसको एक बार और पढ़ना. ठीक है, इस लेक्चर के बाद इस नोट्स को एक बार और रिवाइज करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. और एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो, एक बार में आपको परफेक्शन नहीं आएगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. फोर्थ लेक्चर में क्या करेंगे, 1, 2, 3 को रिवाइज कर लेंगे. तो जब ये चैप्टर एंड होगा, ठीक है, तब तक हमारे हाथ में इसकी पकड़ आ जाएगी. कुछ चीज़ें होंगी जो थोड़ा सा टाइम और लेंगी आपको समझने के लिए, लेकिन मुझे 10 लेक्चर्स तक का टाइम दो. जब चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके आप रेडी हो पाओगे इस चैप्टर को अच्छे से दिमाग में होल्ड करने के लिए. थोड़ा सा टाइम दो, धीरे 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 ये पूरा परफेक्टली आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो डोंट वरी, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय. इस लेक्चर को बनाने में बहुत मेहनत लगती है. दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा #CA रिजल्ट हमारा है. मुझे नहीं पता कि आने वाले फ्यूचर में कोई पास होगा कि नहीं होगा, मुझे इतना पता है कि आपको डेफिनेटली सीए बनना है इस अपकमिंग अटेम्प्ट में. और एक छोटी सी बात, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिएगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है या पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एक सपना है कि हर हाल में उनको सीए बनना है. विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय. अपना ख्याल रखिए. ओके, थैंक यू.